कि सर स्मॉल एलएलपी कौन होती है सर, कि सर स्मॉल एलएलपी एज पर सेक्शन 2TA ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, पूरा लिखना कि सर जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं हो, और सच हायर अमाउंट जो कि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं हो। सर अभी 5 करोड़ तक की लिमिट में से हमने इसको 25 लाख ही रखा है, ठीक है, ये भविष्य के लिए है। सर टर्नओवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन सॉल्वेंसी, यहां पर देखो क्या आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन सॉल्वेंसी हर साल फाइल करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है हर एलएलपी को। ये डिटेल्स बाद में आएंगी, केवल पुराने वालों के लिए है ये, ठीक है, पर ये स्मॉल एलएलपी सबके लिए है, ठीक है। तो turnover of which as per statement of accounts in solvency for immediately preceding financial year does not exceed 40 lakh rupees और such higher amount 50 करोड़ रुपीस। तो यहाँ 5 करोड़ या 50 करोड़ ऐसे याद रख लेना, ठीक है। टर्नओवर ऑफ स्टेटमेंट एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन सॉल्वेंसी ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर काम आएगा यदि क्वेश्चन में आपको टर्नओवर इस साल का दे दिया, यदि क्वेश्चन में टर्नओवर इस फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल ईयर का दे दिया तो कोई मतलब नहीं है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम लोग इस साल बनेंगे स्मॉल एलएलपी या नहीं। मान लो आपको टर्नओवर दे दिया डज नॉट एक्सीड 40 लैक्स, कि सर इस साल के फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 50 लाख रुपए, जो कि हो गया 40 लाख रुपए से ज्यादा, जो कि हो गया 40 लाख रुपए से ज्यादा, और लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर का है कि सर 35 लैक्स। तो सर आप तो कहोगे कि नहीं 40 से ज्यादा हो चुका है, ये क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। हमें तो पिछले साल का काम आने वाला है ना, तो सर उस हिसाब से हम स्मॉल एलएलपी का वो ओहदा क्लेम कर सकते हैं और हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया, ऐसे फंसना मत। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी मीट विद करते हो, जो भी प्रिस्क्राइब, यहाँ पर एंड है, यानी ये और ये तो दोनों पूरे होने ही चाहिए, कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक और टर्नओवर 40 लाख तक। और तीसरा क्या है सर, विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, सर और दूसरी भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो भी प्रेस्क्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 समझ में आ रहा है ना रे, बोलो हाँ या ना। यस सर। शिरीन, यस Yes, sir. कनक, Yes, sir. ठीक है। एक्सटेंट, कनक कौन बैठा है पास में? कोई नहीं। कोई नहीं, क्या यार डबल फीस लेने का मौका छोड़वा दिया तूने। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी, कि सर पार्टनर किस हद तक लायबल रहते हैं। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ द एलएलपी। एलएलपी का एजेंट है हर पार्टनर, एलएलपी का एजेंट है हर पार्टनर, लेकिन सर बाकी के पार्टनर्स का नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप या एलएलपी में काम नहीं करता है, वो कहाँ काम करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में काम करता है। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। उतनी ही लाइबिलिटी है जब तक कि जितना कि उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन देने का वादा किया है। सच कॉन्ट्रीब्यूशन में भी ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल नेचर, हाँ उनकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी यदि वो फ्रॉड कर रहे हैं ना, तो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन तक नहीं तो ज्यादा रहेगी, अदरवाइज वो केवल कॉन्ट्रीब्यूशन तक के अमाउंट के लिए लाइबल है। उनके एक्ट से एलएलपी बाइंड होता है, बाकी के पार्टनर्स बाइंड नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू नेम एंड चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। तो सर कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, सेक्शन 15, 16, 17 की डिटेल्स पूछ रहा है। ये सब मैंने आपको पढ़ाई हुई है, 15, 16 और 17। बस जमाने में थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हौच पौच टाइप हो गया, बाकी सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये 15, 16, 17, ठीक है। तो ये तो वो क्वेश्चंस थे विच वर एप्लीकेबल फॉर बोथ दिसंबर 23 स्टूडेंट्स एज वेल एज May 24 स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चंस एप्लीकेबल ओनली फॉर दिसंबर 23 स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस एप्लीकेबल ओनली फॉर दिसंबर 23 स्टूडेंट्स, केवल उन्हीं के लिए। सर क्या क्या क्वेश्चन है आज केवल मुखड़ा दिखा देता हूं,
देव क्या हुआ? सर ये क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूं? हाँ हाँ, वो थोड़े से जो माइन्यूट से एक दो चार बातें हैं ना, वो सही करके आज ही शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ में। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चंस दोनों के लिए एप्लीकेबल थे, सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल थे। अब जो क्वेश्चंस उठा रहा हूँ वो केवल और केवल दिसंबर अटेम्प्ट वालों के लिए हैं। ये तुमने शायद पढ़े नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल पुराने मॉड्यूल में थे, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कराऊंगा तुमको। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन देखने हैं वो एक बार देख लो। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, कि सर एलएलपी को खत्म कैसे किया जाए, ये नए वाले मॉड्यूल में से हटा दिया, कम कर दिया, बाकी चीजें बढ़ा दी हैं। सो वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट सर, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर ऑफ ए एलएलपी। सर ऊपर ही यही क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो सर नए वालों को तो केवल इतना ही लिखना है कि सर जितना कंट्रीब्यूशन है उतना। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कराया है। पुराने वालों को इसमें एडिशनल और जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? कि सर एलएलपी के ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सर कब कब लायबिलिटी होगी, कब कब नहीं होगी। नए वालों के लिए ये इतना पोर्शन हटा दिया गया है। देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड वगैरह वगैरह, क्या क्या बहुत बड़ा आंसर है ये। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन, state the circumstances under which the LLP and its partners may face unlimited liability under the LLP Act 2008। कई बार एलएलपी के पार्टनर्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनर्स बने हुए हैं किसी एलएलपी के, वैसे तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, कि सर उससे रिलेटेड डिटेल्स पूछ ली। बताओ साहब, एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? स्टेट द कंटेंट्स ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। ये चाहे दिसंबर 23 वालों के लिए ही है, पर मेरा ये सोचना है कि तुम सबको कर लेना चाहिए। ठीक है, कुछ बड़ी बातें नहीं है इसमें। कि सर एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? कि सर रिटन एग्रीमेंट होता है जो कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इन रिलेशन टू एलएलपी, दोनों एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है। ये तो हम सब ने पढ़ा ही है। तो कंटेंट्स क्या है एलएलपी एग्रीमेंट के? सर ये है। ठीक है, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। डिस्कस द कंडीशंस अंडर विच LLP will be liable and will not be liable for the acts of the partners। ठीक है सर, ऊपर क्वेश्चन क्या है कि सर एलएलपी का पार्टनर किस हद तक लायबल है, ये अभी मैं आपको पुराने वालों को बहुत डिटेल में कराना है। फिर सर पार्टनर के कामों के लिए एलएलपी किस हद तक लायबल है, ये एस्पेक्ट भी देखना। क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे से, इन दोनों एस्पेक्ट्स पे से, कि एलएलपी के कामों के लिए पार्टनर कितना लायबल, पार्टनर के कामों के लिए एलएलपी कितना लायबल। तो ये क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कंडीशंस अंडर व्हिच एलएलपी विल बी लायबल एंड विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। आया हुआ भी है नवंबर 15 में, नवंबर 19 में, 5 नंबरों के लिए। ठीक है, तो बताना है कंडीशंस जहां पर एलएलपी लायबल होगा, कंडीशन जहां पर एलएलपी लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टेट वेरियस पेनल्टीज, अलग अलग पेनल्टीज क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, इससे जो जो पेनल्टीज आपको ध्यान होती है, जैसे मैंने आपको पढ़ाई 500 रुपए प्रतिदिन जब तक कि 50,000 नहीं हो जाता है, ऐसी ऐसी पेनल्टीज। ये इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, अलग अलग जगह से आपको इकट्ठा करके लाना पड़ेगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से, नहीं लास्ट नहीं है। व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, कि सर इन सिचुएशंस में वो एलएलपी का जो पार्टनर है वो सीज हो जाता है, वो पार्टनर नहीं रहता है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस पार्टनर्स इन एलएलपी, कि सर एलएलपी में पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको बातें समझानी है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स इन एलएलपी, कि सर एलएलपी को क्या क्या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं। पुराने में एलएलपी बहुत बड़ा बना दिया था, उसको कम किया, समझदारी की है, 5 नंबर में इतना नहीं देते हैं। ठीक है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने कहा था ना आगे समझाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन सॉल्वेंसी। ठीक है, तो सर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, जैसे हर कंपनी को बैलेंस शीट वगैरह और सब फाइलिंग करनी पड़ती है ना, उसी तरीके से एलएलपी को भी तो करनी पड़ेगी। तो सर क्या क्या बातें हैं वो पढ़नी रहेंगी अपने को। ठीक है, एनुअल रिटर्न उन लोग को फाइल करना पड़ता है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस बाय एन एलएलपी। सर सारी चीजों के लिए तो फीस भरनी पड़ती है, चाहे आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, चाहे आप नेम रिजर्वेशन के लिए कर रहे हो। सर कई बार क्या होता है, आपको
एनुअली जैसे या कुछ भी आपको फीस डिपॉजिट करानी रहती है एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी फाइल करने के लिए, आप चूक जाते हो, तो क्या आप एडिशनल फीस भर के और वो काम कर सकते हो कि सर हाँ नया प्रोविजन आया है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 1 या 2 दिन मुझे और लगेंगे, जितना भी लगेगा उसमें मैं ये आपका एलएलपी वाला पोर्शन खत्म करा दूंगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है कितना 2-3 पेज का है, ठीक है, ये मैं आज अभी आपको भेज दूंगा। कल मिलते हैं और इसको कोशिश करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे तो कल ही फिनिश करें, ज्यादा लगेगा तो नेक्स्ट डे पे डालेंगे। बोल भी देव क्या हुआ? सर अभी तो एक तो मेरे को पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन बैंक था मेरे को शेयर कर सकते हो क्या ग्रुप पे? कर और देंगे। और दूसरा चीज की अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ने वाले हैं। मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ, पहले उससे पढ़ाऊँ फिर यहाँ से पढ़ाऊँ, मतलब नहीं है, इस फॉर्मेट को वैसा जमा दिया है, समझा? ठीक है सर। तुमको तो घोटना ही है ना इन सब चीजों को, तो क्वेश्चन हाँ आंसर सर। फॉर्मेट में घोटो ना। ठीक है, यहाँ पर समझने का कम और घोटने का ज्यादा है देव, बात समझा? जो हाँ जितना सर। समझा के घुटवाना होगा ना उतना मैं समझा दूंगा इस प्रोसेस के दौरान, तुम्हारे लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, चलिए फिर अपन मिलते हैं कल। अच्छा, जिसको बैठने का इंटरेस्ट है वो जरूर बैठे क्लास में। ठीक है, कल स्पेसिफिकली ये वाला पोर्शन होएगा जो मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हाँ दिसंबर वालों की नहीं, मैं मई वालों की बात कर रहा हूँ। जिसको इंटरेस्ट है वो जरूर बैठे इसमें। क्या पता, मैं तो इनफैक्ट क्वेश्चन बैंक के टाइम बैठ जाओ, क्या पता दिमाग चल जाए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर का बेटा दिमाग एकदम से चलता नहीं है। वो मई 24 में पुराने क्वेश्चंस देख के सेट कर रहा होता है, तो उस दौरान ऐसा दे देवे जो आपके कोर्स में ही मतलब आपके मॉड्यूल में ही नहीं था, क्या कर लोगे आप? कुछ बच्चे कहेंगे ये तो बाहर से आ गया, बाहर से आ गया, अपने को ध्यान होगा तो अपन आंसर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए बैठना चाहो जरूर बैठ जाना, मेरा सजेशन है, बैठ जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।